नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साहित्य आजकल। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो आगे बढ़ा दी गई है और अब लास्ट डेट 31 मई 2020 कर दी गई है। तो जिन मेरे साथियों ने अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है वो एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर भर दें। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो जून की एग्ज़ाम थी उसकी जो डेट है वो अभी स्थगित की हुई है। जब भी डेट आएगी वो आपको बता दी जाएगी। तो चलिए अब हम अध्ययन करते हैं आज चार्ट नंबर 3 का। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 वीडियो चार्ट नंबर 1 और 2 वो आपको अपलोड कर दिए हैं और आज हम चार्ट नंबर 3 में भक्ति काल की राम भक्ति काव्य धारा का हम अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के जो नोट्स हैं वो मैंने 15 चार्ट में या डायग्राम शैली में उतारे हैं। यदि किसी साथी को उसकी पीडीएफ चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख सकता है, उस प्रक्रिया को अपना के वो पीडीएफ मंगवा सकता है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं राम भक्ति काव्य धारा की। देखिए साथियों, राम भक्ति काव्य धारा में जो सबसे महत्वपूर्ण जो कवि हैं, लेखक हैं, वो आप सब जानते हैं, वो है तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। रचनाओं, उनकी जो भाषा है उसके बारे में पूछा जाता है। मैंने इस चार्ट में सभी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका समावेश किया है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ रचनाओं को मैंने दर्शाया है, रचनाओं का जो समय है वो मैंने दिखाया है। भाषा कौन कौन सी है इन रचनाओं की, रचनाओं की शैली क्या है, इनमें कितने कांड हैं और किस किस रचना में मंगलाचरण को अपनाया गया है और किस रचना की क्या विशेषताएं हैं, ये सभी मैंने इस चार्ट में आपको बताई है। तो चलिए हम क्रम से इनका अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं तुलसीदास जी का जो जन्म है। हम इनके जन्म की बात करते हैं और इनका जन्म आप देखिए 1532 ईस्वी में हुआ और जो इनकी मृत्यु जो है वो 1623 ईस्वी में हुई। इनका जो जन्म है वो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजापुर में हुआ, यूपी का एक गांव है। और राम नरेश त्रिपाठी, गौरीशंकर और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनका जो जन्म है वो सोरो में, ये भी यूपी में ही एक जगह है, वहाँ पे माना जाता है। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। इनकी सर्वप्रथम जो रचना है वो है गीतावली। गीतावली का जो समय है, देखिए जो रचनाएं हैं और हमारे जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है, पीएचडी या एमफिल का एंट्रेंस टेस्ट होता है या फिर सेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें रचनाओं का जो आरोही क्रम है, जो उनकी डेट है, जो सन है, वो हम प्रमुखता से पूछी जाती है। तो आप देखिए गीतावली का जो समय है वो 1571 ईस्वी है। इसकी भाषा जो है वो आप नोट कर लीजिए, ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। और ये रचना जो शैली है वो कवित सवैया शैली है। इसमें भी 7 कांड है, रामचरितमानस की तरह गीतावली में भी 7 कांड हैं। देखिए मंगलाचरण इस रचना में है नहीं। और इस रचना की और विशेषताएं यदि हम देखते हैं तो आप देखिए महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं इस रचना में, ये वात्सल्य युक्त रचना है। और इस ग्रंथ का आरंभ जो राम के जन्मोत्सव से होता है और बाबा बैनी माधव द्वारा रचित मूल गोसाई चरित के अनुसार यह तुलसीदास जी की प्रथम रचना मानी जाती है। और भी बहुत सारी जो जानकारी है वो मैंने इसमें बता रखी है, आप देख सकते हैं। अगली रचना की हम चर्चा करते हैं। अगली जो रचना है वो कृष्ण गीतावली। देखिए हम कंफ्यूज ना हो कि तुलसीदास जी जो हैं वो राम भक्त कवि हैं, तो ये कृष्ण गीतावली कहाँ से आ गई। इन्होंने एक रचना जो है वो कृष्ण के ऊपर भी लिखी है। इस रचना का जो समय है ये भी 1571 ही माना गया है। इसकी भाषा भी ब्रज भाषा ही है। और इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें सूरदास की भ्रमगीत परंपरा का निर्वहन हुआ है इस रचना के अंदर, कृष्ण गीतावली के अंदर। आप और भी इसकी जानकारी देख सकते हैं, मैं महत्वपूर्ण बातें ही आपको बताऊंगा, बाकी आप इसमें स्वयं ही पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली रचना की हम बात करते हैं
जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है वो है रामचरितमानस। इसका जो समय है 1574 ईस्वी में लिखी गई, और कितना समय लगा, 2 वर्ष 7 माह का समय इसको लिखने में लगा। इसकी भाषा आप देख लीजिए, अवधी भाषा में लिखी गई रचना है, और चौपाई दोहा और सोरठा शैली में लिखी गई है। इसमें भी 7 कांड है, रामचरितमानस में भी 7 कांड हैं। आप आगे देखिए इसकी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं। इसके प्रत्येक कांड के आरंभ में उपलब्ध स्थितियों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। 7 कांड है, एग्जाम में पूछा जाता है कि 7 कांडों का क्रम पूछा जाता है। तो देखिए, पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदरकांड, छठा है लंका कांड, और 7वां है उत्तरकांड। 7 कांड है, क्रमशः एग्जाम में पूछा जाता है, क्रम इनका पूछा जाता है, आप इनको याद कर लीजिए। अगली जो रचना है वो है विनय पत्रिका। ये 1582 ईस्वी में लिखी गई ब्रज भाषा है, गीति इसकी शैली है। और इसकी जो और महत्वपूर्ण आप जानकारी देखिए, इसमें प्रधान रस जो है वो शांत रस है। और ये जो रचना है मिथिला यात्रा प्रस्थान के समय लिखी थी तुलसीदास जी ने, और इसमें 21 रागों का प्रयोग किया गया है। आगे इस रचना की जो महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं वो है कि इस ग्रंथ की रचना तुलसी ने राम के दरबार में भेजने के लिए, यानी कि इस ग्रंथ की रचना तुलसी ने राम के दरबार में भेजने के लिए की थी, जिसका उद्देश्य था कलिकाल से मुक्ति पाना। यानी कि एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि तुलसीदास जी ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए की थी, तो उसका सही उत्तर आएगा विनय पत्रिका। आगे देखिए, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर, इनकी जो प्रमुख जो पंक्तियां हैं वो पूछी जाती है। जैसे एक पंक्ति पूछी जाती है, कबहूँ अम्ब अवसर पाई। बहुत बार एग्जाम में आती है पंक्ति कि ये पंक्ति किस रचना की है। अगली जो पंक्ति है, अब लो नसानी अब न नशे हो। ये पंक्तियाँ भी खूब बार एग्जाम में पूछी गई है। और जाके प्रिय न राम विदेही, ये पंक्ति भी खूब बार एग्जाम में पूछी गई है। आगे हम देखते हैं रामलला नेहछू। ये इनकी अगली रचना है, 1582 की ये रचना है, और इस रचना को आप पढ़ लीजिए। इसमें जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैंने बता रखी हैं, आप देख लीजिए। इस रचना का जो ये रचना जो लिखी गई थी, ये आनंद सो उत्सव या विवाह के अवसर पर जो स्थितियां हैं उसको इसमें दिखाया गया है। देखिए, इस रचना के बारे में बताया गया है कि इस रचना में राम का नैसू यानी कि विवाह के अवसर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का वर्णन इस रचना में किया गया है। आगे हम देखते हैं पार्वती मंगल। ये भी 1582 के आसपास की रचना लिखी गई है, और इस रचना में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन दिया हुआ है। चलिए आगे अगली रचना हम देखते हैं, वो है जानकी मंगल, और इसका समय आपके सामने दे रखा है 1582। और इस रचना में की जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपके सामने हैं। इस जो रचना में है, इसमें राम सीता के विवाह का वर्णन किया गया है, और भी आप महत्वपूर्ण बातें देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं, अगली जो रचना है वो दोहावली है, 1583 ईस्वी में लिखी गई है। और इस रचना की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो आपको दिखाई दे रही है। इस रचना में कुल दोहे जो हैं वो 1573 दोहे हैं। आगे हम देखते हैं कवितावली। एक रचना है, ब्रज भाषा है, और कवित सवैया शैली में लिखी गई है। 7 इसमें भी कांड हैं। और इस रचना में जो महत्वपूर्ण बात है इस रचना की वो है कि तुलसी की है अंतिम रचना मानी जाती है। और इस रचना में लंका दहन का उत्कृष्ट वर्णन किया गया है कवितावली में। अगली जो रचना है वो है वैराग्य संदीपनी, 1612 में ये लिखी हुई है। और इस रचना की जो महत्वपूर्ण बातें आप देख सकते हैं। अगली रचना हम देखते हैं वो है रामाज्ञा प्रश्नावली। ये भी 1612 में है। 7 सर्ग इसमें इस रचना के अंतर्गत आते हैं। और इस रचना की जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आप देख सकते हैं। अक्सर एक बात इस रचना में पूछी जाती है
कि ये जो रचना है ये पंडित गंगाराम ज्योतिष के आग्रह पर तुलसीदास जी ने लिखी थी। यह ज्योतिष ग्रंथ है, इस बात का आप ध्यान रखिए। और इसमें भी 7 सर्गों में यह विभाजित है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगली जो रचना है वो है बरवे रामायण, और ये 1612 में लिखी गई है। इसमें भी 7 कांड है। और ये जो रचना है ये रहीमदास जी के आग्रह पर ये रचना लिखी गई थी। देखिए, ये रचना तो रहीमदास जी के आग्रह पर तुलसीदास जी ने लिखी थी, और रामाज्ञा जो प्रश्नावली है वो पंडित गंगाराम ज्योतिष के आधार पर उनके आग्रह पर ये लिखी गई थी। आगे हम देखते हैं, आगे जो राम भक्ति शाखा के अन्य जो कवि हैं उनकी हम बात करते हैं। और अन्य कवियों में अगले आते हैं रामानंद। इनका जो जन्म है वो आप देख सकते हैं 1368 से 1468 ईस्वी माना गया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है राम रक्षा स्रोत, योग चिंतामणि, श्री राम आरती और हनुमान जी की आरती। जो हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं वो इन्हीं की ही लिखी हुई है। आगे देखिए, ये रामानंद के बारे में मैंने महत्वपूर्ण बातें बता रखी हैं, आप इनको पढ़ लीजिए, इनका अध्ययन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। इनकी जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें पूछी जाती है, इन्होंने इनका जो जयपुर के निकट जो गलता जो स्थान है वहाँ रामानंद पीठ की स्थापना हुई है। और इस पीठ की स्थापना कृष्णदास पैहारी ने के द्वारा की गई थी। ये महत्वपूर्ण बात है। और इनकी एक महत्वपूर्ण बात ये और है जो आप सब जानते हैं कि नाभादास ने अपनी भक्तमाल रचना में रामानंद जी के 12 शिष्यों का वर्णन किया है। वो 12 शिष्य कौन कौन से हैं ये आपके सामने दे रखे हैं। 12 जो शिष्य हैं आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरियानंद, कबीर जी हैं इसमें, पीपा है, सैन है, धन्ना है, रैदास है, सुरसुरी है और पद्मावती है। आप इन 12 शिष्यों का नाम याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, अगले जो कवि हैं वो है अग्रदास जी हैं। अग्रदास जी का समय आपको दिखा रखा है 1556 ईस्वी है। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है ध्यान मंजरी और राम भजन मंजरी। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगले जो कवि हैं वो हैं ईश्वरदास हैं। ईश्वरदास का जो समय है वो 1480 ईस्वी है। और भरत मिलाप, अंगद, पैज, सत्यवती कथा, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगले जो कवि हैं वो है नाभादास। और नाभादास की जो महत्वपूर्ण रचना है एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है भक्तमाल। इसका समय 1586 है। और अष्टयाम भी इनकी रचना है 1603 में लिखी थी। और भी इनकी महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं वो आप देख सकते हैं। चलिए, अगले जो कवि हैं वो हम देखते हैं प्राणचंद चौहान है। और इनकी जो रचना है वो रामायण महानाटक है। और ये जहांगीर के समकालीन माने गए हैं। लालदास अगले कवि हैं। अवध विलास इनकी रचना मानी गई है। अगले कवि हम देखते हैं बैणी माधवदास, इनकी रचना मूल गोसाई चरित्र है। और आगे महाराज विश्वनाथ सिंह जी है, इनकी रचनाएं आप देख सकते हैं। फिर बीरबल है, इनका समय आपके सामने है 1528 ईस्वी में। और गंग कवि हैं, गंग कवि की रचनाएं आपके सामने दी हुई है। आगे बनारसी दास जैन जी हैं। और आगे हम देखते हैं न्यामत खान जान कवि हैं। रहीमदास जी हैं, रहीमदास जी का समय 1556 दे रखा है। इनकी रचनाएं दे रखी है। बरवे नाई का वेद, दोहावली और हृदय राम, इनकी हनुमान नाटक, इनकी ये रचना है। तो इस तरह हमने भक्ति काल की जो राम भक्ति शाखा के जो महत्वपूर्ण जो कवि हैं उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनका जो समय है और उनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और उन रचनाओं की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो हमने देखी। और जिस भी मेरे साथी को इन नोट्स की, इन चार्ट्स की PDF चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख सकता है। और वो इन नोट्स की PDF वो अपने WhatsApp या ईमेल पे मंगवा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।